वन तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो जरूर पढ़ लेना। यूट्यूब में सर्च बार में लिख देना फ्रेंच रिवॉल्यूशन बाय इंग्लिश बाबा, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में और अब हम पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके इंपॉर्टेंट करेक्टर से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो राजा था लुई 16 था। यहाँ पे जो राजा है वो है जार निकोलस सेकंड। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है। अब TSAR, इसे मैं टसार नहीं पढ़ रहा, इसे मैं जार पढ़ रहा हूँ। रशिया में जार का मतलब होता है राजा। ठीक है। अब जैसे आपको याद होगा अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है तो लुई 16 ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बना दी थी जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हें ही बार बार टैक्स देना पड़ रहा था, वो ही परेशान हो रहे थे। ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ है कि जो निकोलस सेकंड है जो कि राजा था, उसकी कुछ गलत पॉलिसीज की वजह से ये रिवॉल्यूशन हुई। सेकंड जो करेक्टर है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या थे? बहुत फेमस फिलोसोफर थे। ठीक है। अब फिलोसोफर क्या होते हैं? जो अपनी एक नई फिलॉसफी देते हैं। इन्होंने नींव रखी रशियन रिवॉल्यूशन की। तीसरे अगर इंपॉर्टेंट करेक्टर की बात करूं तो वो है व्लादिमीर लेनिन, द मैन हु एक्टिवली हैंडल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन, जिसने रशियन रिवॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और अगर फोर्थ करेक्टर की बात करता हूँ, द मैन हु प्लेड क्रूशल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रशिया आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन, यानी कि ये हैं जोसेफ स्टालिन। रशियन रिवॉल्यूशन ख़त्म होने के बाद जिसने एक्टिवली अपना रोल पार्टिसिपेट किया है, जिसने रशिया को संभाला है, वो है जोसेफ स्टालिन। अब हम बात करेंगे सारी चीज़ों की एक एक करके। लेट्स अंडरस्टैंड कंडीशन ऑफ रशिया दैट टाइम। उस टाइम पे रशिया की कंडीशन क्या थी? देखो, मैं इस चैप्टर को कनेक्ट कर रहा हूँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। उस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था? जो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थे, याद होगा आपको, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, और बर्बन डायनेस्टी चल रही थी। यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी चल रही थी? रोमनोव डायनेस्टी चल रही थी और इनका राज चल रहा था 1613 यानी 1613 से। समझ आ रहा है? और इन्होंने लगभग 300 सालों तक राज किया। ठीक है, ये है रोमनोव डायनेस्टी। अब हम बात करेंगे जो हमारा पहला जो मेन कैरेक्टर था उसके बारे में। जो जार निकोलस है, इसे 1894 में राजा बना दिया गया। ही वॉज द एल्डेस्ट एमंग हिज ब्रदर्स। आपको पता है वो अपने सारे भाइयों में सबसे बड़ा था, तो 1894 में उसे राजा बना दिया गया और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मोनार्क था। इसका जो शासनकाल है, जो राजा है, 1894 से लेके 1917 तक चला। ठीक है। अब जो हम एक और कैरेक्टर की बात करेंगे वो बात करेंगे जरीना अलेक्जेंड्रा। जो जरीना है वो इसकी वाइफ है। किसकी? पावरफुल जो मोनार्क है, ये जो निकोलस सेकंड है, इसकी वाइफ है। ठीक है। देखो, राजा के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं जार और रानी के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं जरीना। एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है राजपुतिन। जो राजपुतिन है वो मॉन्क था। मॉन्क कौन होते हैं? साधु महात्मा जो होते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ अलग तरह के साधु महात्मा होते हैं और यहाँ पे आपको जो क्रिश्चियनिटी में आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाले इस तरह के। ठीक है, तो आगे बढ़ जाता हूँ मैं। अब ये कहा जाता है कि जो जरीना अलेक्जेंड्रा थी, जो जरीना थी और राजपुतिन जो थे, उनके थोड़े क्लोज रिलेशंस थे। अब वो आप समझ सकते हो कि मैं क्लोज रिलेशंस कह रहा हूँ। हाँ, इस चीज़ से जो लोग हैं वो बड़ा चिढ़ा करते थे। इट इज़ सेड दैट जरीना वॉज वेरी मच अटैच टू राजपुतिन। ये कहा जाता है कि जो राजपुतिन है उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थी। शी यूज टू टेक ऑल हर पार्लियामेंट्री डिसीजंस विद द कंसेंट ऑफ राजपुतिन। और वो जो भी डिसीजंस लिया करती थी वो किससे पूछ के लिया करती थी? राजपुतिन से। ये लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। अब हम बात करेंगे रशिया के अंदर जो मेजर रिलीजन था, जो धर्म था, वो कौन सा चल रहा था? वो चल रहा था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ठीक है। और दूसरे रिलीजन कौन से थे? कैथोलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, मुस्लिम्स थे, बुद्धिस्ट थे। अब इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि कैथोलिक्स कोई दूसरा धर्म है, प्रोटेस्टेंट कोई दूसरा धर्म है। ये भी क्रिश्चियंस लोग हैं। जैसे हिंदुओं में क्या होता है? बनिया भी हिंदू है, ठाकुर भी हिंदू है, पंडित भी हिंदू है, SC भी हिंदू है, और मतलब तरह तरह की जो कास्ट हैं वो सारे हिंदू हैं। तो ये भी क्या नाम है, उसी के पार्ट्स हैं क्रिश्चियंस के। और मुस्लिम्स भी थे, बुद्धिस्ट भी थे। अगर मैं बात करूं उस टाइम के मेजर ऑक्यूपेशन रशिया में क्या चल रहा था, तो वो चल रही थी एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी। और लगभग 85% लोग खेती बाड़ी यानी एग्रीकल्चर करते थे। भाई, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रशिया वॉज नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग ग्रेन फॉर इटसेल्फ बट रशिया वॉज ऑल्सो अ ग्रेट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन फॉर अदर कंट्रीज। मतलब
रशिया इतना ज़्यादा अनाज उगा रहा था, न केवल अपने देश के लिए बल्कि दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करता था। अगर बात करूं एग्रीकल्चर के अलावा जो दूसरे ऑक्यूपेशंस थे वो क्या थे, फैक्ट्रीज़ वगैरह में लोग काम करते थे, वर्कशॉप्स में काम करते थे, क्राफ्ट वर्कशॉप्स थी। क्राफ्ट वर्कशॉप्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हाथ से बनाई जाती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा राइट साइड वाले डायग्राम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिवॉल्यूशन हुई क्यों, क्योंकि देखो रिवॉल्यूशन का मतलब है क्रांति, जब लोग परेशान हो जाएं। अब बात करूं वो जो वर्कर्स थे जो कि इन फैक्ट्रीज में काम करते थे, उनकी कंडीशंस बड़ी ख़राब थी। उनके जो बॉस वगैरह थे, जो मालिक थे, वो उन्हें बड़ा एक्सप्लॉइट करते थे, मतलब परेशान करते थे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है नंबर 1 डिसमिसल्स। अचानक किसी भी एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया जाता था, जाओ तुम निकाल दिए जाते हो बिना किसी बताए, है ना, फायर कर दिया जाता था। और इनके जो रहने की जगह थी वो भी बड़ी पुअर थी। ठीक है, देख रहे हो आप, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे आज की डेट में अगर हम किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में देखते हैं तो प्रॉपर एक डेस्क लगी रहती है, एसी लगा रहता है, कंप्यूटर लगा रहता है, मतलब एक प्रॉपर एक जगह होती है, स्पेस होता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये लोग, इनके पास सोने के लिए भी 3 आदमियों के पास एक बेड हुआ करता था। मतलब ये लोग शिफ्ट में काम करते थे, भाई 8 घंटे तू इस बेड पे सोएगा। एक ही डॉर्मेट्री, एक ही बड़ा सा हॉल दे दिया जाता था, उसी में सोओगे, उसी में खाना पीना सब वहीं पे चल रहा है। पुअर वेजेस, यानी कि वेजेस का मतलब होता है सैलरी फॉर वीमेन। अगर मैं औरतों की बात करूं, जो काम करने वाली औरतें थीं, उन्हें जो भत्ता मिलता था, वेजेस का मतलब है हमें जो तनख्वाह मिलती है, जो हम काम करते हैं, वो लगभग आधा मिलता था आदमियों से। तो औरतें इस चीज़ को लेकर परेशान थी। अब जब किसी भी इंसान को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, तो वो तो भाई परेशान हो ही जाएगा। दे यूनाइटेड देमसेल्व्स अगेंस्ट फैक्ट्री ओनर्स। अब इन्होंने सोच लिया भैया बहुत हो गया मामला, अब ना पानी सिर के ऊपर से गुजर गया। अब इन्होंने मतलब एक तरह की हड़ताल हो गई, ये सारे आपस में एकजुट हो गए और इन्होंने जो ओनर्स थे उनके खिलाफ हल्ला बोल दिया। अभी हमने बात की है वर्कर्स की, अब मैं बात करता हूँ पीजेंट, यानी कि जो छोटे छोटे फार्मर्स थे उनकी क्या प्रॉब्लम थी। स्मॉल फार्मर्स जो थे उनके पास ना तो लैंड थी ना प्रॉपर्टीज़ थी। वो जो ज़्यादा लैंड और प्रॉपर्टीज़ थी वो बिलोंग करती थी नोबेलिटी, यानी राजा महाराजाओं को और चर्च वगैरह को। तो स्मॉल फार्मर्स को ये चीज़ ख़राब लगती थी और ये लोग भी क्या है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहते थे फैमिली जो फैक्ट्री वर्कर्स की तरह। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। हमें क्लियर हो गया कि जो वर्कर्स थे वो भी परेशान थे, जो छोटे मोटे पीजेंट्स और फार्मर्स थे वो भी परेशान थे। अब हम बात करेंगे कि ये जो दो लोग हैं, सो नाउ वी कम टू नो दैट वर्कर्स एंड फार्मर्स बोथ वर नॉट हैप्पी एंड वेरी मच एक्सप्लॉइटेड। अब हमें ये वाली बात पता चल गई कि वर्कर्स जो हैं फैक्ट्री वगैरह में काम करने वाले, वो भी परेशान थे, औरतें भी परेशान थी, उन्हें और ज़रूरत से कम पैसा मिलता था, और जो पुअर किसान था उनके पास लैंड वगैरह नहीं थी और इनका हर तरह से एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था। अब भाई ये सब लोग, दो दे ऑल वर यूनाइटेड अगेंस्ट द ओनर। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। ये तो सच बात है कि ये लोग क्या हो गए, इन्होंने हल्ला बोल दिया ओनर के खिलाफ, जो मालिक था, कि भाई या तो हमारे अच्छी वो करो नहीं तो हम नहीं काम करेंगे। लेकिन इनमें भी आपस में मतभेद था, बट दे ऑल्सो हैड डिफरेंट थॉट्स। ऐसा नहीं है कि इनकी आपस में बहुत ज़्यादा बनती थी। ऑन द बेसिस ऑफ दीज पीपल, यानी कि ये जो वर्कर्स हैं और ये जो फार्मर्स हैं, ये अपने थॉट्स के बेस पे 3 तरह के पार्ट्स में डिवाइडेड थे। मतलब समझ रहे हो, इनका जो डिवीज़न था, जैसे हमने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। अब ये जो कम्युनिटी थी ये 3 टाइप में डिवाइडेड थी। कौन कौन सी? लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव्स। अब हम पढ़ेंगे लिबरल्स कौन थे। लिबरल्स थे, दे वांटेड अ नेशन विच एक्सेप्टेड ऑल रिलीजन। लिबरल क्या कहते थे कि भैया एक ऐसा नेशन बनना चाहिए, एक ऐसा देश बनना चाहिए जहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान हो बराबर। बिल्कुल सही बात है यार, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। दूसरा ये क्या कहते थे लिबरल्स, दे वर ऑल्सो अगेंस्ट अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टी रूल्स। ये कहते थे राजा की पावर अनकंट्रोल्ड ना हो। ये कहने राजा है चलो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजा जो नियम बना देगा भाई साहब वही नियम चलेगा। तीसरा ये कहते थे, दे वांटेड इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज। और ये कहते थे गवर्नमेंट जो आए वो चुन के आए, यानी कि इलेक्शंस हों प्रॉपर, और जिस गवर्नमेंट को ज़्यादा वोट मिले वो ही। और सब्जेक्ट टू लॉस का मतलब है जो भी गवर्नमेंट बने वो सबके लिए बराबर हो, चाहे गरीब के लिए, अमीर के लिए, काले के लिए, गोरे के लिए। यार बिल्कुल सही बात है, गलत तो नहीं है। लेकिन एक इनका पॉइंट बड़ा अजीब सा था जिससे मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करता। आप लोग मुझे बता देना कमेंट में कि आप अग्री करते हो। ये कहते, दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ओनली मैन विद प्रॉपर्टी शुड बी अलाउड टू कास्ट वोट। इनका एक पॉइंट खराब सा था, वो ये कहते थे कि जो वोटिंग सिस्टम होना चाहिए केवल आदमी वोट कर सकता है
औरत वोट नहीं करनी चाहिए। और ये कहते थे आदमी लोगों पे भी, जिस आदमी के पास मकान है, दुकान है, खेत है, केवल वो ही वोट करे। अब तुम सोचोगे सर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है? भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है, इसका मतलब है कि हर इंसान को जो कि एडल्ट है ना, 18 या 18 साल से बड़ा है, उसे वोट देने का अधिकार है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो ऊंची कास्ट का हो, चाहे वो लो कास्ट का हो, ये है। अब हम बात करेंगे रेडिकल्स के बारे में। दे वॉन्टेड गवर्नमेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पे देखो, लिबरल्स में और रेडिकल्स में पहला अंतर आ गया। लिबरल्स क्या चाहते थे? लिबरल्स कहते थे ऐसी गवर्नमेंट आए जो चुन के आए, है ना, समझ रहे हो? ये देखो, ये यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो कि सब्जेक्ट टू लॉस। लेकिन ये क्या कहते थे, रेडिकल्स क्या कहते थे, भैया जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो वो गवर्नमेंट बने। ये तो गलत बात है। दूसरा, दे अपोज प्रिविलेजेस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। रेडिकल्स क्या चाहते थे कि जो ये लैंडलॉर्ड से ज़्यादा परेशान थे, फैक्ट्री ओनर्स की जो पावर है उन्हें ख़त्म करना चाहते थे, उनके पूरी तरह से अगेंस्ट थे। लेकिन इनका एक पॉइंट उनसे लिबरल से बिल्कुल अलग था। जैसे लिबरल्स क्या चाहते थे, लिबरल्स कहते थे औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वाली बात कहते थे रेडिकल्स कि भैया औरत जात भी तो इंसान है, वो भी तो वोट दे सकती है, और बिल्कुल सही बात है। अब हम बात करेंगे कंजर्वेटिव्स की। दे अपोज्ड बोथ रेडिकल्स एंड लिबरल्स। लेकिन ये जो भाई साहब कंजर्वेटिव्स थे, ये दोनों के ही अलग थे। इनने कहीं ना तो हम रेडिकल से पटरी खाती हमारी, ना लिबरल से पटरी खाती। इन द बिगनिंग दे वर नॉट रेडी फॉर एनी चेंजेस। कंजर्वेटिव का मतलब ही ऐसा होता है पुराने विचारों का। शुरुआत में क्योंकि इनका तो सारा काम सही चल रहा था, इन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं थी, इनके पास थी थोड़ा बहुत मकान दुकान, तो शुरुआत में तो ये कुछ चेंजेस के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन बाद में दे बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट स्लोली। लेकिन फिर बाद में ये इस चीज़ के लिए मान गए कि भैया ऐसा नहीं है कि अचानक से चेंज ले आओ, ठीक है, पास्ट की जो चीज़ें हैं उनका भी सम्मान करो, और जो चेंजेस लाओ वो धीरे धीरे लेके आओ। अब हम इन तीनों को पढ़ेंगे, कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। अब हम कर लेते हैं लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स की एक कंपैरेटिव स्टडी। दे वांटेड अ नेशन विच एक्सेप्टेड ऑल रिलीजन। ये क्या चाहते थे? ये एक इस तरह का नेशन चाहते थे जिसके अंदर सभी धर्मों का सम्मान किया जाए। लेकिन रेडिकल्स क्या चाहते थे? दे वांटेड, ये गवर्नमेंट चाहते थे कि गवर्नमेंट उसकी हो जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो कि गलत बात है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कंजर्वेटिव क्या थे? ये तो इन दोनों के ही अपोज थे, ना इनकी बात समझ में आती थी ना इनकी। जो लिबरल्स थे, दे वर अगेंस्ट अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टी रूल्स। यानी कि अगर मैं मेजरली बात करूं तो ये राजा के ज़्यादा खिलाफ थे, ठीक है। ये कहते थे कि भाई उसकी जो पावर्स है अनकंट्रोल्ड नहीं होनी चाहिए। लेकिन रेडिकल जो ज़्यादा खिलाफ थे वो खिलाफ थे लैंडलॉर्ड्स के, ठीक है, और जो फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ थे, ठीक है। अब अगर लिबरल्स की बात करूं, दे वांटेड अ इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज। ये क्या चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने वो इलेक्शन जीत के आए, इलेक्टेड हो, और उसके अंदर सब्जेक्ट टू लॉज का मतलब क्या है? सब्जेक्ट टू लॉज का मतलब है कि जो लॉज बने, नियम बने, वो सबके लिए बराबर हो, एक नियम को फॉलो करे। और ये क्या चाहते थे? हाँ, ओनली मैन विद प्रॉपर्टी कैन वोट। लिबरल्स कहते थे कि भैया, इनकी ये वाली बात मुझे खराब लगती है कि जो आदमी है जिसके पास प्रॉपर्टी है केवल वो ही वोट कर सकता है, औरतें वोट नहीं कर सकती। लेकिन जो रेडिकल्स हैं वो कहते थे कि भाई औरतें भी तो हमारा ही हिस्सा हैं, वो वोट दे सकती हैं। और अगर कंजर्वेटिव्स की बात करूं तो क्योंकि इनका जो आइडिया है वो बिल्कुल ही अलग चलता है, तो ये कहते थे, शुरुआत में तो ये बिल्कुल भी रेडी नहीं थे किसी भी चेंज के लिए। दे बिलीव दैट पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट स्लोली। लेकिन उन्होंने बाद में कहा चलो ठीक है यार, तुम लोग कह रहे हो तो चलो ठीक है, लेकिन पुरानी चीज़ों को पूरी तरह से दरकिनार ना किया जाए, और जो चेंजेस आए वो स्लोली यानी कि धीरे धीरे आए, ठीक है। अब आ गया है लास्ट में क्वेश्चन टाइम। आपसे क्वेश्चन पूछने का टाइम आ चुका है, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ रशिया इन द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के बिगनिंग में जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था? मैन्युफैक्चरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग या एग्रीकल्चर? मैंने अभी आपको बताया था, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। दूसरा है, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स वॉज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल और सोशल चेंज? कौन सा ग्रुप इनमें से ऐसा था जो पॉलिटिकल चेंज भी नहीं चाहता था और सोशल चेंज भी नहीं चाहता था? नेशनलिस्ट,
या बी कंजर्वेटिव, सी लिबरल्स या डी रेडिकल्स। ये दोनों ही क्वेश्चंस मैंने आपको अपनी वीडियो में बताए हैं। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। आई होप कि आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा और जल्दी ही आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ। चैनल पे मेरे भाई पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।